हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मेरिट चॉइस ट्यूटोरियल। बच्चों, अच्छे होंगे आप लोग, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। और जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि आपके एग्जाम जैन या फेब में तो स्टार्ट होने वाले नहीं हैं। जो क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं वो भी जैन या फेब में अभी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कहना चाहिए एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है हमारे मिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने बताया कि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसके अकॉर्डिंग अभी एग्जाम्स जैन में और फेब में तो होने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि जब भी आपके एग्जाम्स होंगे वो होंगे ऑफलाइन ही। तो तैयारी को बिल्कुल भी ढीला मत छोड़िएगा। अच्छा टाइम मिल रहा है, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ आई बटन में, जाकर देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर तो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट इन द सेंस आज हम उसके पूरे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसका लिंक मैंने पीडीएफ का दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू देखिए बच्चों। अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बट डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड द नीड ऑफ द माइनॉरिटी इज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजोरिटेरियनिज्म एंड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। बच्चों मुझे आंसर आप बताते जाइएगा। मैं तो बता ही रहा हूं अभी, बिकॉज ये लाइव नहीं है, अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, तो हम लाइव नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मुझे आप कमेंट करके बताते जाइएगा, अभी मैं आंसर आपको बताता हूँ। बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि वो अपनी कंट्री को रूल कर सकती है माइनॉरिटी की चीजों को ध्यान ना देते हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे बच्चों हम लोग बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलें नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सिस्टम्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या मतलब होता है इसका? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था। ठीक है, लेकिन यहां तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं है। इसका आंसर होगा सी। Put a check on the exercise of the unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of the power among the various institution। हमने पढ़ा था इसमें तीन इंस्टीट्यूशन होते थे हमारे। ठीक है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। हर दो जो होते हैं वो तीसरे पर चेक रखते हैं। चेक रखने का मतलब नजर रखते हैं, तो इसलिए इस सिस्टम को हम लोग चेक एंड बैलेंसेस बोलते हैं। अगर इसकी जगह हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता तो वो भी ठीक होता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के सेंस में। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन उसमें ठीक है, मतलब कौन से तीन या कौन से चार जो भी हैं वो ठीक होंगे। चलो पहला देखते हैं। मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकिंग 74% एंड द तमिल स्पीकिंग 18%। ये तो ठीक है कि जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो 74% थे, जो तमिल्स थे वो 18% थे। दूसरा देखते हैं। अमंग द तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड द इंडियन तमिल्स। बिल्कुल ठीक है, दो सब ग्रुप्स थे तमिल्स में, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। थर्ड है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ये भी ठीक थे, 7% क्रिश्चियंस थे जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज में बात करते थे, दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे। फिर डी है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग्स आर बुद्धिस्ट। ये उल्टा है, जो सिन्हाला स्पीकिंग थे वो बुद्धिस्ट थे, जबकि हिंदूज और मुस्लिम तमिल बोलते थे। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है। बाकी के ए बी सी तीनों ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में, उसे कौन इलेक्ट करता था? People belonging to the one language community only, by the leader of Belgium, the citizen of the whole country, or the community leaders of Belgium। क्या होगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम लोग भी लाइव आएंगे क्विज के लिए। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, चलो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग ही चूज कर सकते थे, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे डच हो, चाहे जर्मन्स हो। तो इसका आंसर होगा आपका आंसर ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज। क्या वैल्यू थी कम्युनिटी गवर्नमेंट की, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्या उसका काम कम्युनिटी को डेवलप करना था?
द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कम्युनिटी, क्या उसका काम कम्युनिटी के लिए लॉ बनाना था। सी, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसका काम था कम्युनिटी के कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना। तो हम लोग डी पर जाते ही नहीं है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज, क्या मतलब होता है एथनिक का, डिफरेंट रिलीजन, सोशल डिवीजन ऑन द शेयर्ड कल्चर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स, अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेन एंड लॉसेस। देखो एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन ऑन द शेयर्ड कल्चर, जैसे हम लोगों ने देखा श्रीलंका में जो दो मेन ग्रुप थे सिन्हालाज और तमिल्स, है ना, जबकि हमारे बेल्जियम में तीन ग्रुप थे, डच, फ्रेंच और जर्मन। तो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ, विच इज द स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या था, एक ही लेवल पे पावर को शेयर करना। तो क्या है, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो लेवल्स मतलब हो गया ऊपर से नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल हो गया। तो पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, नहीं ये भी नहीं है, इसका ऑप्शन होगा सी। जब जो तीन हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं आपके जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उनके बीच पावर को शेयर करना, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 59% ऑफ द डच 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच, डच कहाँ रहते थे, डच रहते थे आपके फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बताऊं आपको, देखो फ्रेंच है तो फ्रेंच फ्लेमिश में नहीं रहेगा, फ्रेंच और फ्लेमिश सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, मतलब एफ एफ से हैं, तो ये याद रखो फ्रेंच है तो एफ के संग रिलेट नहीं होगा, मैंने ऐसे याद किया हुआ ऐसे, ठीक है। तो डच कहाँ कनेक्ट करेंगे, हमारे फ्लेमिश में, तो डच रहते थे आपके फ्लेमिश में, फ्रेंच थे वालोनिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट, क्या होती है कोलिशन गवर्नमेंट, मैंने बताया था आपको कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, बहुत सारी पार्टीज मिलाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट। चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है इसमें, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, नहीं ये नहीं होगा, पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। थर्ड है पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बिल्कुल ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन द मेजॉरिटी इन द श्रीलंका, कौन सी कम्युनिटी थी मेजॉरिटी श्रीलंका में, तमिल थे, सिन्हाला थे, बुद्धिस्ट थे कि हिंदूस थे। बहुत सारे बच्चों को आंसर लग रहा होगा कि बुद्धिस्ट, नहीं भाई, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे, कम्युनिटी कौन सी थी, सिन्हाला। सब लोग आंसर कर रहे हो ना, हाँ आंसर करते रहना सब लोग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बेल्जियम सॉल्व्ड इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली, बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी, देखते हैं। डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, उसने पावर शेयर की थी। रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ द मेजॉरिटेरिज्म, बिल्कुल ये भी ठीक है, उसने मेजॉरिटेरिज्म की पॉलिसी को क्या किया था कि नहीं हमें वो फॉलो नहीं करते, वो श्रीलंका ने किया था। रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज, से बिल्कुल सही है, सारी कम्युनिटीज के जो इंटरेस्ट थे उसकी भी रिस्पेक्ट की थी, तो फिर क्या हो जाएगा, डी है आपका ऑल ऑफ द अबव, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, चारों ठीक है। चलो 12th देखते हैं, अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट पावर शेयरिंग डज नॉट इम्प्लाई, पावर शेयरिंग क्या नहीं बताती हमें। पहला है स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पावर शेयरिंग से स्पीड अप होता है, जब हम काम बांट देते हैं पावर शेयर कर देते हैं तो और आसान हो जाता है, स्पीड हो जाती है स्पीड अप। अकोमोडेटिंग अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज, अकोमोडेट का मतलब होता है सबको साथ रखना, बिल्कुल सही बात है, पावर शेयर कर देते हैं तो झगड़े खत्म हो जाते हैं, क्लैशेस खत्म हो जाते हैं, सब लोग साथ में रह पाते हैं, बी भी ठीक है। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, नहीं ये सी गलत है, भाई कन्फ्लिक्ट थोड़ी बढ़ाती है, झगड़े थोड़ी बढ़ाती है, झगड़ों को सॉल्व करती है, तो पावर शेयरिंग ये काम नहीं करती, तो सी जो है वो वैसे गलत है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ठीक है, पावर शेयरिंग ये काम नहीं करती। 13 देखते हैं,
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है? टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए। टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं होती है। टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वोटर्स, बिल्कुल नहीं, इसका इससे भी कोई मतलब नहीं है। टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल, नहीं, ये भी इसका आंसर ठीक नहीं होगा। तो इसका आंसर है भाई सिंपल सा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलो 14th देखते हैं। द टर्म एलम स्टैंड्स फॉर, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में आपको बताया था, एलम जो है तमिल में स्टेट को बोलते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, स्टेट है ना, स्टेट को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज स्टेट। चलो 15th देखते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द हायर एंड द लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अब वही आ गया, पावर का ऊपर से नीचे शेयर करना। तो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा वर्टिकल डिवीजन। सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी नीड नहीं है, सिंपल ये आपका हो जाएगा वर्टिकल डिवीजन। बच्चों प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर देना, और मुझे बाद में कौन सा चैप्टर कराना चाहिए वो भी बता देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, कमेंट्स बहुत कम आते हैं आप लोगों के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कब फ्री हुआ श्रीलंका? श्रीलंका फ्री हुआ था इंडिया के फ्री होने के 1 साल बाद। हमारा इंडिया का फ्री हुआ 1947 में, तो ये कब फ्री हुआ? 1948 में। इट्स ऑप्शन बी। चलो 17 देखते हैं। Which language was declared as the only official language of Sri Lanka by an act passed in the 1956? 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया उन्होंने? किसको किया था बताओ? तमिल को, सिन्हाला को, हिंदी को, इंग्लिश को? सिन्हाला को। तमिल्स की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया गया था, यही तो झगड़ा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट एमसीक्यू है हमारा। हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन द 1970 एंड द 1993? 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया, कितनी बार उसमें सुधार किया, जिससे वो लोग साथ में रह पाए? भाई इसका आंसर है 4 टाइम्स। 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया था, जिससे वो लोग सारी डाइवर्सिटी को साथ में रख पाए। चलो देखते हैं, 2 फिलअप्स है हमारे 1920, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलने वाले हैं। तो सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या दे देते हैं, सिन्हाला को किसने किया था? बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट दे देते हैं। वैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इसका आंसर ठीक है, कई सारे बच्चे इसका सिन्हाला कमिटी आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा बाय द एक्ट ऑफ 1956। 1956 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसके अकॉर्डिंग सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, या सबसे सही आंसर है इसका फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन और सेंट्रल भी बोल सकते हैं, लेकिन फेडरल इज अ बेटर ऑप्शन। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो बच्चों जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं इस चैप्टर के लिए, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 7 क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं, मैंने उनके आंसर्स भी दिए हैं बच्चों, लेकिन ये आंसर्स पूरे नहीं है। पूरे मतलब पूरे नहीं है कि मैं आपको दूं आप रटे उसे, नहीं, वो बेटर नहीं होगा। मैं आंसर्स के एक वो आपको की पॉइंट्स देती हैं कि आंसर किस तरीके से लिखना है या आंसर में क्या आना चाहिए। इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि सोशल में हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से 5 स्टूडेंट्स ने 100 और 100 स्कोर किया था सोशल स्टडी में। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ 32 स्टूडेंट्स थे जिनके 90 प्लस मार्क्स थे सोशल स्टडी में। तो हम लोग जो प्रैक्टिस कराते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि आंसर्स लिखने कैसे सोशल में। तो आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है, अगर सोशल में आपको 100 और 100 स्कोर करना है। बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं 100 और 100, और ईजी होता है। बस थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, मैं तो रिफ्रेशर नहीं सजेस्ट करता हूँ, एनसीईआरटी जरूर रीड करें, ठीक है, बाकी मेरे वीडियोस देखें, और जो है आंसर लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं, और मैंने ये भी बताया कि ये आंसर जो है कितने मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, और ये इसका जो आपको आंसर है किस नंबर पे मिलने वाला है। पेज 2 मतलब एनसीईआरटी का आपके पेज नंबर 2 पे चैप्टर को आपको ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हमें एथनिक कंपोजिशन बताना है बेल्जियम का, ये 3 मार्क्स में आ सकता है आपका आंसर।
1 में भी आ सकता है, लेकिन 3 में आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसमें डच थे 59%, फ्लेमिश रीजन में रहते थे, फ्रेंच थे 40%, वलोनिया रीजन में रहते थे और जर्मन थे 1%। तो और ये बात ध्यान रखना, अगर आपका आंसर 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 पॉइंट्स कम से कम लिखने हैं, 4 भी लिख सकते हैं आप लोग। पॉइंट्स में मार्किंग बहुत अच्छी होती है, आप लोग पैराग्राफ में लिखेंगे तो मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का है तो कोशिश करो 3 से 4 पॉइंट्स लिखो। 5 मार्क का आंसर अगर आता है तो उसमें 5 से 6 पॉइंट लिखो। तो आपको इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। बाकी इससे पहले वाला वीडियो जो आप देखेंगे, जब मैंने चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए थे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and the 1960s? ठीक है, क्या रीजन रहा टेंशन का डच और फ्रेंच के बीच 1950s और 1960s में? इसका आंसर आपको पेज 2 पे मिल जाएगा, ये भी 3 मार्क क्वेश्चन में आएगा। The issue of the majoritarianism and the financial preference led to the tension between the Dutch speaking and the French speaking communities. बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं पूरे आंसर्स नहीं दिए हैं, मैंने आपको की पॉइंट्स दे दिए कि किन की पॉइंट्स पे आपको आंसर लिखना है। बाकी जो एनसीईआरटी का पेज मैंने गिवन है उसमें आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेजॉरिटेरिज्म का इशू था कि डच को लग रहा था कि हम लोग पूरी कंट्री पर डोमिनेट कर लें, ठीक है। और एक फाइनेंशियल प्रेफरेंस का इशू था, हमने आपको बताया था कि डच जो थे तो मेजॉरिटी में लेकिन वो पुअर थे, और जो फ्रेंच थे वो थे माइनॉरिटी में लेकिन वो रिच थे। तो डच को इससे प्रॉब्लम थी कि भाई कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो जो बेनिफिट मिलता है वो पहले किसको मिलता है, फ्रेंच को मिलता है, बिकॉज वो रिच है। लेकिन ऐसी मेजॉरिटेरिज्म वाली नौबत वहां नहीं आई, उन्होंने इस चीज को सॉर्ट आउट इजीली कर लिया, ठीक है, बेल्जियन मॉडल के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। इसका जो है आपको आंसर पेज नंबर 2-3 पे मिल जाएगा, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिन्हाला स्पीकर 74% थे, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते थे। तमिल स्पीकर्स जो थे 18% थे। इनके बेसिस पे आप आंसर्स खुद भी बना सकते हो, अगर आपने एक बार एनसीईआरटी रीड की है, इनकी पॉइंट्स को याद रखोगे तो आंसर आप खुद बना सकते हो, और वही करना है, रटना नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखना एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखने के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल एनसीईआरटी आपको रटकर लिखनी है, लेकिन जितना आप एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखेंगे उसके मार्क्स आपको मिलने के चांसेस उतने ज्यादा रहते हैं। तो तमिल स्पीकर जो थे वो 18% थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम थे, मुस्लिम या हिंदू रिलीजन फॉलो करते थे। तमिल स्पीकर्स में भी 2 ग्रुप थे आपके, एक थे नेटिव तमिल्स, ठीक है, जो थे 13%, और एक थे आपके इंडियन तमिल्स, वो थे आपके 5%। बाकी जो थे 7% क्रिश्चियंस थे, रिलीजन इनका क्रिश्चियनिटी था। बाकी ये दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है, सिन्हाला या फिर तमिल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट मेजॉरिटेरियन मेजर्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी इन द श्रीलंका। सिन्हालास का डोमिनेंट या डोमिनेंस करने के लिए श्रीलंका में क्या पॉलिसीज फॉलो की गई, मेजॉरिटेरियनिज्म की क्या पॉलिसीज फॉलो की गई। श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ द मेजॉरिटेरियन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। उन्होंने एक पूरी सीरीज इस तरीके की मेजर्स लिए जिससे सिन्हालास जो है वो डोमिनेट हो जाए कंट्री में। इन 1956 रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तमिल्स की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर है गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में, यूनिवर्सिटी एडमिशंस के मामले में भी सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया जाने लगा। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, नए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, बुद्धिज्म सेज दैट गवर्नमेंट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन बुद्धिज्म को बढ़ावा देगी, ठीक है, और उसे प्रोटेक्ट भी करेगी, ऐसा कहा गया, ठीक है। तमिल रिलीजन की ओर ध्यान दिया नहीं गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है जनरली। देखो जो मैं 5 में बता रहा हूँ 3 में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा चांसेस कम है। जो मैं बता रहा हूँ 5 में, जनरली वो 5 में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये आंसर थोड़े से बड़े हैं। हमें बेल्जियन मॉडल बताना है। एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। उन्होंने किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो सबसे पहला था, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे वो इक्वल कर लिए। बच्चों जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा हुआ है ना, उस तरीके से मत लिखना, इक्वल साइन लगा के, ठीक है, कि आप पता पड़ा कि आप जो है वो मैथ्स जैसा लिख दें। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो सबसे पहले इक्वल किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। फिर द मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी जो पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई।
स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट फॉर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है, मतलब उनको उनका ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। फिर डी था इसका, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसेल्स को लेकर बहुत इशू था, दोनों कम्युनिटीज को लगता था कि हमारा डोमिनेंस होना चाहिए। ब्रसेल्स जो था कैपिटल था आपका बेल्जियम का, तो दोनों को लगता था, तो वहां पर एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया। ठीक है, फिर फाइनल था, हमने पढ़ा, अभी हमने एमसीक्यूज में भी देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था? उनकी लैंग्वेज कल्चर रिलेटेड इशू को सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? और स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, हमें एक प्रूडेंशियल रीजन या फिर एक मोरल रीजन बताना है पावर शेयरिंग का। अगर एक रीजन पूछते हैं वो लोग, प्रूडेंशियल या मोरल, तो 3 मार्क्स में आता है, और जनरली दोनों पूछते हैं तो ये 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। तो पहला है प्रूडेंशियल रीजन। आपका प्रूडेंशियल क्या होता है आपका? हाँ, प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल मैंने बताया था बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, कि भाई मुझे मेरे दोस्त से झगड़ा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैं उसके संग लंच शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। ओके, मतलब कैलकुलेशंस के बेसिस पे झगड़ा क्यों नहीं करना मुझे मेरे फ्रेंड के संग, यार मुझे उसके संग बैठना है, मुझे अपनी कॉपी देता है, मैं तो काम करता नहीं हूँ, मुझे मेरी कॉपी देता है, मुझे लंच भी शेयर कराता है, झगड़ा कर लूंगा, है ना? तो ये होता है पोटेंशियल रीजन। तो इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर हम लोग पावर शेयर कर लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू द वायलेंस। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होता है, फिर वायलेंस से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाती। फिर थर्ड है imposing the will of majority undermine the unit of the nation। ठीक है, अगर आप मेजोरिटी की विल को माइनॉरिटी पर थोपेंगे तो क्या होगा? आपका जो देश की एकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। फिर लास्ट है टायरनी ऑफ द मेजोरिटी आल्सो रूइंस मेजोरिटी। मतलब जो टायरनी मींस डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप है ना मेजोरिटी की, मेजोरिटी को भी खत्म कर देती है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल रीजन। फिर मोरल रीजन था, मैंने बताया था आपको, जो मोरालिटी पर बेस होता है, जो हम लोग मोरल साइंस पढ़ते हैं ना कि नहीं यार होना चाहिए ऐसा, अच्छी बात है, तो बेसिकली वो मोरल रीजन है आपका। पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ते हैं भाई सबका रूल, तो सबके संग पावर शेयर होनी चाहिए। तो पावर शेयरिंग इज स्पिरिट, मेन जो भावना है ना डेमोक्रेसी की, वो है आपकी पावर शेयरिंग। फिर शेयरिंग पावर विद दोस अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। हमें पावर उनके संग शेयर करनी चाहिए जिस पर उनकी अफेक्ट पड़ने वाला है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, आपकी मदर को आपके लिए सब्जी बनानी है, तो बेटर है आपसे पूछे ना कि आपके फ्रेंड से। आपका फ्रेंड तो पक्का लौकी बनवा देगा आपके लिए। तो शेयरिंग पावर विद दोस्त अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, तो हमें उनके संग पावर शेयर करनी है जिन पर उनका इफेक्ट पड़ने वाला है। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे टू बी गवर्न। लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग की कौन सी फॉर्म्स हैं, हमें एग्जांपल देने हैं इनके। इसका आंसर आपको पेज 8 और 9 पे मिल जाएगा। जनरली ये आंसर भी आपका 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 में भी आ सकता है, लेकिन जनरली 5 में आता है। अगर वो 1 या 2 पूछ लेंगे तो 3 में आ जाएगा, सारी पूछेंगे तो 5 में आएगा। चलें, तो सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे पावर को शेयर करना। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जब इनके बीच पावर शेयर होती है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। मैंने बताया था इससे हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये की पॉइंट्स हैं, आपको इनके बेसिस पे आंसर्स लिखना है। दूसरा होता है आपका वर्टिकल पावर शेयरिंग, मींस ऊपर से नीचे पावर को शेयर करना। जैसे पावर शेयर होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, स्टेट गवर्नमेंट के बीच और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, फिर आपका जो पंचायती राज है, आपकी जो नगर निगम है, हम लोग इसे बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फिर थर्ड होता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयर करना। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, या हमारे यहाँ रिजर्वेशन किए गए। तो रिजर्वेशन के थ्रू हमने क्या किया है? हमने पावर तो शेयर की हुई है कि भैया जो सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड है, उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू आगे आने का मौका मिले। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच। फिर है आपका बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट ग्रुप्स।
पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर कैसे शेयर होती है? जब वो लोग चुनाव लड़ती हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? जब दो दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाए तो उसे कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें पार्टीज पावर शेयर करती हैं। फिर दूसरा है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे आपके स्कूल में आपके फ्लोर का वाटर कूलर खराब हो गया, तो सारे क्लासेस के बच्चे एक एप्लीकेशन लिख के, मान लो उस फ्लोर पे आपके 150 स्टूडेंट्स हैं तो 150 स्टूडेंट्स ने साइन करके एक प्रिंसिपल को लेटर दिया। पहले भी बोला था लेकिन सुना नहीं गया, फिर लेटर दिया तो उनको लगाया नहीं, यार सीरियस बात है, ठीक है? तो एक तरीके से आप लोगों ने एक प्रेशर ग्रुप बना के स्कूल मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाया कि भाई वाटर कूलर लगाओ। तो ये होते हैं प्रेशर ग्रुप। इसमें आपके ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे हमारे किसानों का इशू चल रहा है, किसान बिल चल रहा है, तो वो लोग बैठे हुए हैं ना, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है? गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बिल को वापस लो। मूवमेंट ग्रुप्स, हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, आपके जो गांधी जी ने जिस तरीके के मूवमेंट चलाए थे, हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, या सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस चलाया, एनसीएम नॉन कॉपरेशन चलाया। तो मूवमेंट जब बड़े लेवल पर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाकर उन्हें भगा दिया। तो ये भी पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों? एक सजेशन है, अगर ये वीडियो आपने देखा है और पुराना वीडियो नहीं देखा है आपने, जब मैंने पावर शेयरिंग को पूरा एक्सप्लेन किया था, आई आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, तो पहले उसे देखना फिर इसे देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना जरूर, अपने फ्रेंड के संग शेयर करना, ठीक है? हो सके तो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।